इस फोन को YouTube पर सबने अच्छा बोला है। It's a damn good deal. The most instantly recommendable. This good. One of the most fun. recommend कर सकता हूँ कि Definitely a worthy device for the price. और इस ब्रांड से लोग इतने खुश हैं कि इसके पहले ही फोन को बजट फोन ऑफ द ईयर का अवार्ड भी दिया था। अब इसके दो ही मतलब हो सकते हैं, फोन सच में अच्छा है या फिर ये है CMF Phone 2 Pro और आज हम इसके ऑनलाइन ऑरा को इसके रियल लाइफ एक्सपीरियंस के साथ कंपेयर करके देखेंगे कि सच्चाई क्या है। डिस्प्ले से शुरू करते हैं। ये एक 6.77 120 हर्ट्ज 10 बिट एमोलेड पैनल है और ऑनलाइन रिव्यूज के हिसाब से लोगों ने इसे 9 आउट ऑफ 10 रेट कर रखा है। मुझे पर्सनली इस डिस्प्ले में 3 चीजें अच्छी लगी। पहला ये सिमेट्रिकल बेजल, जिसका तुम्हारी फंक्शनैलिटी पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा, लेकिन ये दिखने में बहुत सुंदर लगता है। लेकिन इस सिमेट्रिकल बेजल की प्रॉब्लम ये है कि इसकी सुंदरता तुम अपने दोस्तों को नहीं समझा सकते। उनके हिसाब से ये कोई एक्स्ट्रा फीचर वगैरह नहीं है, उनको अगर तुमने कुछ बोला तो उनका एक ही जवाब होगा। सेकंड, बजट मीडियाटेक प्रोसेसर के साथ जनरली मैंने देखा है जो डिस्प्ले आती है वो थोड़ी सी ओवर शार्पन या थोड़ी ओवर सैचुरेटेड होती हैं। अच्छी खबर ये है कि इस फोन में उनमें से कोई प्रॉब्लम नहीं है। इवन कई लोगों को नथिंग फोन 2A के डिस्प्ले में थोड़े बहुत इश्यूज मिले थे, यहाँ पर वो भी नहीं है। तीसरा, इसकी ब्राइटनेस सेगमेंट में वन ऑफ द बेस्ट है। अब सच बताऊं तो मैंने इसके डिस्प्ले में कमियां ढूंढने की बहुत कोशिश करी, लेकिन जिस प्राइस पर ये आ रहा है और जितने अलग अलग स्पेसिफिकेशंस भी हैं इसके, उन सब के हिसाब से मैं ढूंढ कर भी इस डिस्प्ले में कमी नहीं निकाल पाया। इसी वजह से मैं भी ऑनलाइन रिव्यूज से बिल्कुल सहमत हूं। मैं भी इसे 9 आउट ऑफ 10 ही दूंगा। अब फोन को घुमाते ही मुझे पीछे के साइड ऐसा डिजाइन मिल रहा है जिसे आगे चलकर बहुत सारे लोग कॉपी कर सकते हैं। फोन 2 में फोन 1 के मुकाबले CMF ये तीनों ही चीजें इंप्रूव्ड है। फोन 2 Pro के अंदर डुअल कलर ऑप्शन है। दूसरा, पतले होने और अच्छा मटेरियल यूज होने की वजह से इसकी इनहैंड फील इससे काफी ज्यादा बढ़ गई है और ओवरऑल फिनिशिंग और डिटेलिंग भी देखें तो फोन 2 Pro की ज्यादा बेटर है। अब CMF ने इस बार अपनी मॉड्यूलरिटी को थोड़ा सा बदला है। पहले तुम्हें कोई भी नई एक्सेसरीज लगानी थी तो उसके लिए बैक पैनल को पूरा रिमूव करना पड़ता था। अब तुम्हें जो भी लगाना है वो तुम्हें इस बैक पैनल के ऊपर ही लगाना पड़ेगा और ये एक बहुत ही जीनियस स्ट्रेटेजी है, क्योंकि फ्यूचर में जाकर ये आपके फोन के कस्टमाइजेशन और पर्सनलाइजेशन को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकता है। फोन 1 के साथ नथिंग ने इसकी 3D प्रिंटिंग फाइल भी रिलीज करी थी, मतलब तुम अपने क्रिएटिविटी के हिसाब से इसका कोई भी बैक पैनल बना सकते हो। सोचो फ्यूचर में जब सबके पास 3D प्रिंटर आ जाएगा तब तुम अपने फोन को किस लेवल तक कस्टमाइज कर पाओगे। इसके अलावा फोन बहुत ही प्रीमियम फील होता है। कमियों की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहली कमी इसका ये एसेंशियल बटन है। इसकी पोजीशन ऐसी है कि दिन में 1-2 बार आपसे एक्सीडेंटली ये दबता रहेगा। दूसरा, ये जो एक्सेसरीज फोन के साथ मार्केट करी गई थी ना तो ये प्रैक्टिकल है और ना ही इंडिया में अवेलेबल। तीसरा, ये स्क्रू किसी भी चीज से खुल जाते हैं और मेरे जैसा खाली इंसान इसको बैठा बैठा खोलता ही रहता है और मुझे अभी तक ये यकीन नहीं हो रहा कि मैंने अभी तक ये स्क्रू को खोया क्यों नहीं है। और अगर गलती से तुम्हारा ये स्क्रू खो गया तो ये फोन ज्यादा अच्छा नहीं दिखेगा। तो मैं अपने हिसाब से अगर रेट करूं तो ये 8 आउट ऑफ 10 है। हाँ, अगर इसमें IP67 भी होता तो मैं इसको 9 दे सकता था, लेकिन एज ऑफ नाउ 8 आउट ऑफ 10। अब यूनिक डिजाइन के बारे में बात हो रही है तो इसमें एक और यूनिक चीज है इसके स्पीकर्स। ऑनलाइन रिव्यूज के हिसाब से लोगों ने इसे ठीक ठीक कहा है, तो मतलब 7 से 8 हम इसे रेट कर सकते हैं, लेकिन मेरे लिए ये बहुत ही खराब है और शायद नथिंग ने ऐसा जानबूझकर नहीं किया या फिर ये कोई कॉस्ट कटिंग नहीं है। उनका बस एक एक्सपेरिमेंट फेल हुआ है। इन्होंने इसकी हैप्टिक मोटर को स्पीकर के अंदर ही डाल रखा है। इसके 2 फायदे हैं। पहला, फोन के अंदर स्पेस बच जाता है जिसका पता नहीं इन्होंने क्या करा है, और दूसरा, स्पीकर की जो हाउसिंग है वो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है। जितनी बड़ी हाउसिंग होगी उतना ही फुल और उतनी ही रिच आवाज हमें सुनाई देगी। बट ये एक्सपेरिमेंट आधा ही सक्सेसफुल हो पाया क्योंकि हैप्टिक्स तो इसके बहुत कमाल के हैं, बट स्पीकर जैसा इन्होंने सोचा था वैसा बिल्कुल भी आउटपुट नहीं दे पाया। तो कोशिश के लिए 10 आउट ऑफ 10, बट स्पीकर्स के लिए 6 आउट ऑफ 10। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द परफॉर्मेंस। इस प्राइस में आने वाले कुछ ही ऐसे फोन हैं जो BGMI को 120 FPS पर खिला सकते हैं, ये उनमें से एक है। तो ये सब देखते हुए लोगों ने इसकी परफॉर्मेंस को ठीक ठीक ही रेट करा है। हम इसे 8.5 आउट ऑफ 10 मान सकते हैं ऑनलाइन रेटिंग के हिसाब से। अब हम इसकी एक बार स्पेक्स देख लेते हैं। इसमें आपको डायमेंसिटी 7300 मिलता है जो 13,000 से लेकर 26,000 तक के फोन में अवेलेबल है। तो प्रोसेसर के हिसाब से तो हम फोन की परफॉर्मेंस को जज नहीं कर सकते। तो मैंने सबसे पहले इसका CPU थ्रोटल टेस्ट किया, जहां पर परफॉर्मेंस उतनी स्टेबल नहीं थी बट उतनी बुरी भी नहीं कहेंगे। अच्छी बात यह थी कि फोन गर्म नहीं हो रहा था। इसके बाद हमने गेमिंग करी। BGMI 120 FPS चल रहा है, बहुत अच्छी बात है, बट प्रॉब्लम यह है जब आप मेन मैप में आते हो वहां पर जब तक आसपास कोई नहीं है 120 हर्ट्ज पर चलता रहेगा, लेकिन जैसे ही आसपास कोई आता है वैसे ही ये 120 से 100 पे नहीं आता, सीधा 70 to 80 FPS पर आ जाता है, जो कि बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन है। इसका ये मतलब नहीं है कि गेम खेला नहीं जा सकता, खेलने में अभी भी बहुत स्मूथ रहेगा, बस मैं ये कह रहा हूँ कि फ्लक्चुएशन ज्यादा है। गेंशिन इंपैक्ट लोएस्ट सेटिंग हाईएस्ट फ्रेम रेट के अंदर अच्छा चलता है, थोड़े बहुत जिटर्स मिलते हैं, लेकिन एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं आती। इसके अलावा डे टू डे लाइफ में तो एक पैसे की कमी नहीं है, और स्मूथनेस की बात करूं तो दिस इज वन ऑफ द स्मूथेस्ट फोन इन दिस प्राइस। इवन मेरा एक दोस्त है, उसके पास iPhone 15 Pro है, उसने भी इसको यूज करने के बाद सबसे पहले वर्ड्स यही बोले थे कि फोन तो बहुत स्मूथ है। एक प्रॉब्लम इस फोन के साथ है, वो है UFS 2.2 की स्टोरेज, जो बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं है। तो मैंने भी सोचा कि अगर इस फोन में भी UFS 3.1 जितनी स्टोरेज होती
तो ये कितना और फास्ट हो सकता था। तो वही चेक करने के लिए मैंने इन दोनों को कंपेयर करा। ये है OnePlus Nord CE4 जिसमें UFS 3.1 है और CMF Phone 2 Pro में UFS 2.2। सबसे पहले मैंने स्टोरेज के लिए Antutu टेस्ट करके देखा। दोनों ही फोन्स में ऑलमोस्ट कोई अंतर नहीं है और इवन अगर हमें रियल लाइफ यूसेज की बात देखनी है तो वहां पर रैंडम एक्सेस की स्पीड सबसे ज्यादा मैटर करती है और वहां पर सरप्राइजिंगली CMF Phone 2 Pro ज्यादा फास्ट है। और इसका एग्जांपल देखो, मैंने ये ऑलमोस्ट 3 GB की फाइल पहले फोन से SSD में फिर SSD से फोन में ट्रांसफर करी। ये है OnePlus का स्कोर। सेम काम मैंने CMF के साथ करा, ये है उसका स्कोर। CMF यहाँ पर ज्यादा फास्ट है और इवन ऐप ओपनिंग स्पीड वगैरह भी देखोगे तो उसमें भी CMF ज्यादा बेटर है। तो इस टेस्ट से हमें ये समझ आता है कि देखो नंबर तो इंपॉर्टेंट होता ही है लेकिन ऑप्टिमाइजेशन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट मैं फिर भी कहूंगा कि हाँ, UFS 3.1 इसमें होता तो इसकी परफॉर्मेंस और भी अच्छी आ सकती थी, जो कमियां हैं वो दूर हो सकती थी, जिसके बारे में मैं आगे बात करूंगा। बट एज द प्राइस एंड द स्पेसिफिकेशन सेज, मैं इसके 2.2 से बिल्कुल भी निराश नहीं हूं। इसकी परफॉर्मेंस के लिए मैं इसे दूंगा 8 आउट ऑफ 10। इसके बाद बात करते हैं उस डिपार्टमेंट के बारे में जिससे मैं इतना ज्यादा इंप्रेस हो गया कि मैंने अपने ट्विटर पर डाल दिया कि मैं नथिंग फोन 3 को अपना प्राइमरी डिवाइस बनाने वाला हूं। इसके बदले द सॉफ्टवेयर। ऑनलाइन रिव्यूज के हिसाब से इसका सॉफ्टवेयर 10 आउट ऑफ 10 है, बट मैंने टेस्ट करने के लिए इसे 3 पार्ट में डिवाइड करा, द पर्सनल टच, कस्टमाइजेशन एंड द नेगेटिव्स, क्योंकि नेगेटिव्स के बारे में कोई भी बात नहीं कर रहा। पर्सनल टच की शुरुआत होती है इसके मोनोक्रोम UI इंटरफेस से, जो मेरा पर्सनल फेवरेट है क्योंकि इसको लगाने के बाद मेरा फोन चलाने का मन नहीं करता, फोन बहुत ही बोरिंग सा लगने लगता है। इसीलिए मैं अपने टाइम का अच्छा यूज वहां पर कर पाता हूं जिससे मेरी लाइफ अच्छी होगी, ना कि मेरा स्क्रीन टाइम। रिपीटेटिव टास्क करने के लिए आप इसके टॉगल्स को होम स्क्रीन पर ही लगा सकते हो। ये रिकॉर्ड वाला विजेट तो मेरा पर्सनल फेवरेट है। यहाँ पर आप ना सिर्फ कॉल रिकॉर्डिंग बल्कि व्हाट्सएप कॉल्स को भी बिना सामने वाले को पता करे रिकॉर्ड कर सकते हो, जो कि इसके गूगल डायलर में भी नहीं हो पाता। इसमें एक और फीचर है जो कई फोन्स में नहीं आता, वो है स्विच ऑफ करने के लिए पासकोड पूछना। हालांकि ये बाय डिफॉल्ट ऑफ होके आता है, आपको सेटिंग में जाकर इसे पर्सनली ऑन करना पड़ेगा। मेरे हिसाब से ये बाय डिफॉल्ट ऑन होकर आना चाहिए था और जिसे ऑफ करना हो वो बाद में जाकर ऑफ करता रहे, क्योंकि जब हमारा फोन चोरी हो जाता है तो चोर सबसे पहले फोन को स्विच ऑफ करता है। तो अगर स्विच ऑफ करने से पहले उसे पासकोड में छेड़छाड़ करनी पड़ेगी तो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा और अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो आप फाइंड माई की हेल्प से अपने फोन को ट्रैक कर पाओगे। इसके अलावा अगर आप ये विजिट इंस्टॉल करते हो तो आप अपने फोन में टाइम पास के लिए ये स्नेक वाला गेम भी खेल सकते हो, जो मैं पर्सनली बहुत खेलता रहता हूँ। इसके बाद बारी आती है कस्टमाइजेशन की, जो इसमें बहुत ज्यादा नहीं मिलता। अगर आपको बाकी UI में 100 कस्टमाइजेशन के फीचर मिलते हैं तो इसमें आपको 50 ही मिलेंगे। हाँ, अच्छी बात यह है कि इसमें अगर 100 मिल रहा है तो प्रैक्टिकली आपके काम का 20 या 25 ही होगा, लेकिन इसमें 50 मिलने के बाद भी 25 से 30 कस्टमाइजेशन के फीचर काम के हैं। अब देखो वीडियो ऑलरेडी लंबी हो चुकी है तो कस्टमाइजेशन के लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो डाल दूंगा, वहां पर जाकर आप अच्छे से देख सकते हो। हम उसके बारे में बात करते हैं ना जिसके बारे में कोई नहीं करता, जो कि है इसके नेगेटिव्स। सबसे पहला तो कस्टमाइजेशन का ही, जो बहुत सारे लोगों के लिए नेगेटिव हो सकता है, लेकिन मेरे लिए इसका एक बहुत बड़ा नेगेटिव है इसके हैप्टिक्स, जो बेस्ट हैं बट उनका इंप्लीमेंटेशन बेस्ट नहीं है। पिक्सल या OnePlus वगैरह में अगर मैं ऐसे कुछ काम करता हूँ, वॉल्यूम अप डाउन, ब्राइटनेस अप डाउन वगैरह करता हूँ, तो वहां पर मुझे एक हैप्टिक फीडबैक मिलता है। इससे फोन की फंक्शनैलिटी पर कोई असर नहीं पड़ेगा, उसका एक्सपीरियंस बढ़ जाएगा। एंड नथिंग इज ऑल अबाउट द एक्सपीरियंस। आई गेस ये आपको इसीलिए नहीं दिया गया है ताकि आपके फोन की बैटरी ज्यादा चले, लेकिन वो हम कस्टमर पे छोड़ दो। हमारे पास ऑप्शन दे दो कि आपको UI हैप्टिक्स चाहिए या फिर नहीं चाहिए। इसके बाद इसमें 8 GB रैम आती है, लेकिन उस रैम का भी फायदा नहीं उठाया गया है, शायद फिर से बैटरी बचाने के लिए। 2 घंटे तक आप इसके अंदर कोई भी ऐप रैम के अंदर रख सकते हो, लेकिन उसके बाद छोटे से छोटा ऐप भी रैम के अंदर नहीं रहता है। अब ये चीज भी शायद बैटरी बचाने के लिए ही करी गई है और मेरे जैसे यूजर को इससे फर्क भी नहीं पड़ता। आप देख लो आपको अपने रैम के अंदर कितनी देर के लिए ऐप्स को रखना होता है, उसके हिसाब से आप खुद जज कर सकते हो। ये 2 घंटे तक ही ऐप को रखेगा। इसके बाद इसके प्रॉक्सिमिटी सेंसर के अंदर भी इशू है, जो कि कान से थोड़ी सी दूर जाते ही अपने लाइट को ऑन कर देता है, जिसकी वजह से बहुत सारे एक्सीडेंटल टचेस होते हैं। ऑल्दो नथिंग OS 3.2 के आने के बाद ये टचेस बहुत कम हो गए हैं, बट अभी भी मैं देखो तो ऑन कॉल फोन को थोड़ा सा ही अपने कान से दूर ले जाते ही इसकी लाइट जल जाती है, और लाइट जल गई तो फिर आपके स्किन से टच होकर कुछ भी एक्सीडेंटल टचेस हो सकते हैं। बट आफ्टर ऑल दिस मैं पर्सनली नथिंग UI के लिए बायस्ड हूं, तो उस बायसनेस के हिसाब से इस UI को 9 आउट ऑफ 10, लेकिन अगर मैं अनबायस होकर कहूं तो 8 आउट ऑफ 10। अब मैंने आपको बता दिया 2-3 चीजें इसमें ऐसी करी गई हैं जिसकी वजह से बैटरी इसकी ज्यादा अच्छी चल सके। तो इसके बैटरी का क्या हाल है? लोगों के हिसाब से तो ये 9 आउट ऑफ 10 है, लेकिन मैंने अपने यूज केस के लिए एक पैटर्न बना रखा है और मैं अपने हर फोन को उसी पैटर्न पर यूज करूंगा ताकि हमारा एक स्टैंडर्ड बने। ये रहा वो चार्ट और ये रहे इस फोन के नंबर्स। अब इस यूज केस के दौरान फोन ना तो पूरे टाइम वाईफाई पर था, ना पूरे टाइम 5G पर। ब्राइटनेस 40 से 60% पर थी, जो मोस्टली यूजर्स की हमेशा रहेगी। इन नंबर्स को अच्छे से पॉज करके देख लो, तुम कितनी देर तक क्या करते हो और उस हिसाब से बैटरी कितनी चलेगी वो तुम्हें समझ में आ जाएगा।
मैंने जब तक इसको टेस्ट करा था एक दिन पूरा आराम से निकाल ले रहा था, क्योंकि मैं बहुत हैवी जा रहा था। हर चीज़ मुझे एक एक दो घंटे के लिए टेस्ट करके देखनी पड़ रही थी। लेकिन अगर मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ एज अ पर्सनल डिवाइस तो ये 1.5 दिन तो मेरा बहुत आराम से निकाल देता है। हाँ, नथिंग OS 3.2 के बाद रात में जो बैटरी ड्रॉप होती है वो थोड़ी सी बढ़ गई है, लेकिन उसके अलावा कोई भी दिक्कत नहीं आई है। चार्जिंग की बात करूं तो पहले चार्जिंग काफ़ी स्लो होती थी। 3.2 अपडेट के बाद चार्जिंग बहुत अच्छी हो गई है। और एक बार मैं शूट कर रहा था, रूम का टेम्परेचर मैंने AC को 18 डिग्री पे कर रखा था, काफ़ी ठंडा था उस टाइम पर, तो ये 1 घंटा 10 मिनट के अंदर इसने फुल चार्ज कर लिया। वरना नॉर्मल रूम टेम्परेचर के अंदर ये अपने चार्जर से फोन को 1 घंटा 20 मिनट से 1 घंटा 30 मिनट के अंदर चार्ज कर देता है। तो इसकी बैटरी सच में अमेजिंग है, इसलिए 9 आउट ऑफ 10। अब बारी आती है कैमरास की, और क्योंकि लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं लगी तो मैं मान के चलता हूँ कि वो 8.5 आउट ऑफ 10 इसको मान के चल रहे हैं। बट मुझे जो इस फोन के कैमरा में डे 1 पे कमी लगी थी वो कमी आज भी लग रही है और फ्यूचर में हमेशा लगती रहेगी। वो है इसके अंदर OIS का ना होना। किसी भी एक लेंस के अंदर एटलीस्ट OIS होना चाहिए था। आप खुद देख सकते हो, फोटो लेते टाइम हाथ हल्का सा भी हिला तो फोटो ब्लर हो जाती है। ऑल्दो नथिंग OS 3.2 के बाद फोटोज में काफी क्लैरिटी आई है, फोटो के कलर्स काफी अच्छे हुए हैं और ये नथिंग की अब एक परंपरा बन चुकी है। जब भी इनका कोई नया फोन आएगा इनिशियली उसका कैमरा अच्छा नहीं होगा और धीरे धीरे सॉफ्टवेयर अपडेट्स के साथ हर अपडेट में कैमरा थोड़ा थोड़ा इंप्रूव होता रहेगा। लेकिन OIS का ना होना मुझे थोड़ा सा दुख तो देता है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि फोन फोटोज अच्छी नहीं लेता। कलर्स और डायनामिक रेंज फोन बहुत अच्छे से मैनेज करता है। इस फोटो में बाहर बहुत ही कड़ी धूप थी, उसके बावजूद भी बाहर की रोशनी को अच्छे से मैनेज करा है और अंदर जो अंधेरा था उसको भी बहुत अच्छे से इसने हैंडल करा है। और बाहर जब आप वीडियो लोगे तो भी बिल्कुल यही सिचुएशन है। हाँ, इंडोर में जब आप वीडियो लेते हो तो कभी कभी पता नहीं क्यों ये अपने आप एक्सपोजर को बहुत ज्यादा ऊपर नीचे करता रहता है। इसके बाद मुझे इसका टेलीफोटो लेंस बहुत ज्यादा पसंद आया। मेरे हिसाब से इस प्राइस के अंदर इससे अच्छी पोर्ट्रेट फोटो दूसरा कोई भी फोन नहीं लेता होगा। चाहे मैं कलर्स की बात करूं, चाहे मैं डेप्थ की बात करूं, एज डिटेक्शन की बात करूं, कुछ भी देख लो, किसी भी लाइट कंडीशन के अंदर डाल दो, इसका पोर्ट्रेट मोड बहुत अच्छे से काम करता है थैंक्स टू दिस टेलीफोटो लेंस। वीडियोस की अगर मैं बात करूं तो ये बहुत अच्छे भी नहीं है, बहुत खराब भी नहीं है। लो लाइट में अल्ट्रा वाइड से तो आप वीडियो भूल ही जाओ, वो तो बिल्कुल यूजेबल नहीं है। केवल डे लाइट में आप अल्ट्रा वाइड से वीडियोस बना सकते हो, बाकी ठीक ठीक है। फ्रंट कैमरा की वीडियोस तो बहुत ही ज्यादा इंप्रूव हो गई हैं नथिंग OS 3.2 के बाद। तो OIS अगर इसमें से किसी भी लेंस के अंदर होता तो शायद मैं इसे 8 से भी ज्यादा दे सकता था, लेकिन अभी मैं इसके कैमरे को 7.5 आउट ऑफ 10 ही दूंगा। याद रहे, कैमरा बुरा नहीं है लेकिन बहुत ज्यादा तारीफ करने लायक भी नहीं है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्राइसिंग। आपको इसके लिए देने होंगे 18 से 19,000 रुपए के बीच, डिपेंडिंग ऑन आपके पास कौन सा कार्ड है। क्योंकि सबसे पहला, ये तीनों ही कैमरा अरेंजमेंट काम के हैं, इनमें से कोई भी फालतू का कैमरा लेंस नहीं है। दूसरा, मटेरियल, इन हैंड फील और बिल्ड ऑफ द फोन इज सुपर्ब। इसमें कोई भी IP रेटिंग नहीं थी, इसमें IP54 रेटिंग आ गई है। 6 GB से रैम 8 GB हो गई है। ऑल्दो इसका उतना ज्यादा फायदा नहीं उठाया जा रहा, बट रैम एक्स्ट्रा है। डिस्प्ले फोन 1 के मुकाबले फोन 2 की बहुत ही ज्यादा बेटर है। और सबसे बड़ा, फोन के साथ आपको चार्जर मिलता है, जो इस प्राइस में आने वाले हर एक फोन के लिए बहुत जरूरी है। और नथिंग OS तो इसकी ब्लेसिंग है ही, तो इसीलिए ये प्राइसिंग मुझे बहुत ही ज्यादा प्यारी लगती है। बट स्टिल, अगर आप एक हार्डकोर गेमर हो, 2-3 हज़ार और एक्स्ट्रा लगाओ। सॉफ्टवेयर शायद तुमको इतना अच्छा ना मिले, लेकिन हार्डकोर गेमिंग के लिए फोन तुम्हें अच्छा मिल जाएगा। प्योर फोटोग्राफर हो, मतलब तुम दिन की एटलीस्ट 2 से 3 अच्छी फोटो जो शायद तुम अपने सोशल मीडिया पे डालोगे या फिर अपने कॉलेज में कहीं यूज़ करोगे, कहीं प्रोफेशनली यूज़ करने वाले हो, तो वहाँ पर भी तुम दूसरे फ़ोन्स के लिए जा सकते हो। iQOO Z10 भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है तुम्हारे लिए। बट बाकी जितने भी लोग हैं जिन्हें एक नो नॉनसेंस फ़ोन चाहिए, एक अच्छा, किसी भी एक चीज़ में 10 आउट ऑफ 10 ना हो लेकिन हर एक डिपार्टमेंट में 7-8 से ऊपर ही हो, तो आपके लिए ये एक बहुत ही प्यारा डिवाइस हो सकता है। बाकी एक लैपटॉप कैसे लेना है वो जानना है तो यहाँ पर पहुँचो, मैं तुमसे वही मिलता हूँ।